नमस्कार। जेएलओ इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसका एक पार्ट आप पहले देख चुके हैं। अभी ये दूसरे पार्ट में बात करते हैं। जो उससे पूर्व का पार्ट था उसमें ये देखा गया कि आवश्यकताएं किन किन चीज़ों की हैं और जो अब पढ़ने जा रहे हैं कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, कैसे उन्हें हम डेवलप करें, इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स को कैसे डेवलप करें। तो उन सारी चीज़ों के उन पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जिससे कि दोनों वीडियो छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी तैयारी का स्वरूप कैसे हो। हमारे पास जो कम से कम समय है उस समय को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे और निखारने में, हमारे व्यक्तित्व को और निखारने में कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो जो भी इंटरव्यू में चयनित होंगे और जो इंटरव्यू में चयनित नहीं होंगे, उन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है मित्रों। अंतर जब नहीं है तो आप सोचोगे कि फेल और पास क्यों होते हैं। फेल और पास के पीछे एक कारण जो मुख्य परीक्षा में उनके अंकों का अंतर, दूसरा कारण व्यक्तित्व के उन पहलुओं को जिन्हें तैयार होना चाहिए, उनकी तैयारी में कुछ कमी छोड़ देने से कुछ अंकों का अंतर आ जाता है। तो वो अंकों का अंतर ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप कर सकें, उस पर ही हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि जेएलओ में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम तैयार करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम नॉलेज की बात करें तो मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि नॉलेज में हमें बांट लेना चाहिए अपने नॉलेज जो हमें गेन करनी है 10-15 दिन में, या जिनके पास महीना भर भी है, क्योंकि 11 से 29 जनवरी तक चलेंगे इंटरव्यू। तो कुछ लोगों के पास एक लंबा समय मिलेगा, जिनके बाद में इंटरव्यू होने हैं उन्हें टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए उनको, इसी को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात हमने डिस्कस की थी कि नॉलेज व्यक्तित्व का एक हिस्सा तो है ही सही, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जो हमारी पाठ्यक्रम संबंधी, सिलेबस संबंधी नॉलेज है बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में, हमारे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उस कमी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा किसी भी स्टूडेंट के सामने हो सकता है। स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और पता नहीं क्या होगा, वो उसके चेहरे पे वो भय आ जाता है। जब वो चेहरे पे भय आ जाता है तो जो देखने वाले हैं उस प्रवृत्ति को समझ जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो ऐसा जिसके साथ नहीं होता, जैसा भय नहीं आता, वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है और ज़्यादा अंक भी पाता है। तो सबसे पहली बात नॉलेज की है। तो जो भी सिलेबस आपने जेएलओ के लिए पहले पढ़ा था उसी सिलेबस को डिस्कस करना है, और उस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये भी है। इंटरव्यू के प्रश्न सारे सिलेबस में कुछ कुछ स्थानों पर बनते हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे सिलेबस को पुनः अच्छे से याद करें। हाँ, यदि आप गो थ्रू हो सकते हैं तो पूरे सिलेबस से हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट तो मेरा अच्छा है। पूछा क्या जाना है, यही पूछा जाना है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं रिवाइज करने की कोशिश करिए। अब जेएलओ के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात आती है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़े सामान्य सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ही लिया, संविधान क्या होता है? क्या संविधान के बिना देश नहीं चल सकता? संविधान की रक्षा की बात विपक्ष क्यों कर रहा है? क्या संविधान बदले जाने की कोई संभावना है? क्या संविधान अब तक की प्रगति में उतना सार्थक सिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि अभी वर्तमान सरकार जब कहती है कि नए भारत का निर्माण, तो नए भारत का निर्माण क्या इस संविधान से हो रहा है? उस नए भारत के लिए क्या नए संविधान की भी आवश्यकता है? जैसे वो सरकार अपने हिसाब से अपनी नीतियां अपने बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ध्यान रखना कि पूर्ण नीतियां अलग नहीं हैं। कुछ कुछ नीतियां अलग हो सकती हैं। तो क्या संविधान भी दोबारा से बनाया जाएगा? जैसे धर्मनिरपेक्षता है, विपक्ष कहता है कि ये सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म को सपोर्ट, एक धर्म को सपोर्ट कर रही है, जबकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो प्रश्न उठेगा कि क्या वाकई में ये धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है? सरकार कोई भी हो, उसे धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना है, मूल स्ट्रक्चर का मूल स्ट्रक्चर जो संविधान की आधारशिला है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनमें से धर्मनिरपेक्षता भी एक है। तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे। तो ये तो मूल संविधान के मूल प्रश्न हो गए, कहीं एक जगह से उसे उठा नहीं सकते कि ये यहाँ दिया हुआ है। या ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि आपसे प्रस्तावना पूछी जा सकती है। प्रस्तावना पूछी जा सकती है, तब प्रस्तावना में क्या पढ़ना है हमें? देखिए, कम से कम प्रस्तावना सभी लोगों को, जो भी एस्पिरेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन्हें प्रस्तावना को जरूर याद करना चाहिए, अच्छे से याद करके जाना चाहिए। फिर जब अच्छे से याद करके गए हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि संविधान में जो प्रश्न आते हैं उनमें प्रस्तावना तो अक्सर पूछी जाती है, खास तौर से इंटरव्यू के प्रश्नों में। तो प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों से मतलब क्या है? जो पहले लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया, क्या वही हैं या आज वाले लोग हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। संविधान जिन्होंने निर्मित किया, तो हम भारत के लोग, उनके जाने के बावजूद जो आज भारत के लोग बचे हुए हैं, वो भी हैं। वो उस समय के प्रतिनिधि थे, आज भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन आज संविधान सभा तो नहीं बनाई जाती, आज तो संसद है। तो संविधान सभा में जिन्होंने प्रतिनिधित्व कहकर ये बोला था हम भारत के लोग, वो वर्तमान भारत के लोग ही हैं। वो तो चले गए जिन्हें जाना था, जिन्होंने चुना था, लेकिन वो हमेशा बने रहेंगे। तो भारत के लोग जो 125 करोड़ देशवासियों की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है, उसका मतलब ही हम भारत के लोग हैं। तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, वो भारतवासियों द्वारा हुआ है। फिर प्रस्तावना बनाई क्यों गई थी, क्या आवश्यकता थी? तब आपको ये बताना है कि सर, प्रस्तावना में भारत का कैसा स्वरूप गढ़ा जाना है, भविष्य में भारत को किस तरह का बनाया जाना है, कैसा उसका स्वरूप होगा, उसके संबंध में हमारी प्रस्तावना स्पष्ट करती है।
जैसे भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए और हमारा गणराज्य है ही सही। तो ऐसे ही स्वरूप को और विकसित करना है जितना विकसित हो सकता है। और क्या वर्तमान में नहीं है? वर्तमान में है, तो उसी के विकास क्रम में आगे बढ़ना है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं लाया जा सकता। लोकतंत्र का कोई अन्य स्वरूप तो हो सकता है, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भारत के संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। तो इन सब चीज़ों से आपसे चर्चा की जा सकती है। तो भारत के लिए हम कैसा स्वरूप चाहते हैं? दूसरी, उनके जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके संबंध में क्या चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता के संबंध में क्या चाहते हैं। तो एक तरह से संविधान की जो मूल हेडिंग है, संविधान जो हेडिंग है, इसकी एक हेडिंग कह सकते हो कि जो प्रीएम्बल है हमारी, जो प्रीएम्बल है वो भी एक शीर्षक के तौर पर जानी जा सकती है, क्योंकि उसमें सारे शब्दों का जिस प्रकार से चयन किया गया है वो बड़े सोच समझ कर किया गया है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान कानून है या कानून से कुछ ऊपर है, ऐसे प्रश्न आपसे आ सकते हैं। जैसे भारत पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं किसी एक धर्म के पक्ष में कैसे खड़ी हो जाती हैं? तो क्या संविधान में इस तरह की कोई रोक नहीं है? तो संविधान तो मूल कानून है, सुप्रीम लॉ है, और उसके एनफोर्समेंट के लिए बहुत सारी लॉ बनी हुई हैं। मान लो कोई आपस में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करता है, तो वैमनस्य के लिए आईपीसी में प्रावधान दिया हुआ है। तो ऐसे करके आपको पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि अच्छा चलो आप तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा हुआ है, इसके ऑर्डर को चेंज करें, चलो इसके ऑर्डर को सही बताइए, क्योंकि वो नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज की ऐसी एप्लीकेबिलिटी जो आपके व्यक्तित्व में दर्शित होती है, वो जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक एनालिटिकल व्यू, एक डिस्कशन जो औरों के साथ करना है, जो मित्रों के साथ करना है, जो अपने टीचर्स के साथ करना है। क्योंकि आपके द्वारा उसका पक्का याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके संबंध में आपका व्यू कैसा है, आपकी पिक्चर कितनी क्लियर है, वो जानना है। स्वतंत्रता की क्या सीमाएं हैं? पूछ सकते हैं आपसे कि जो स्वतंत्रताएं भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए हैं और जो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं, उनमें क्या अंतर है? देखिए, जितनी भी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हों
तब मेरे लेक्चर के माध्यम से चीज़ों के पढ़ने के तरीके को परिवर्तित करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मुख्य बिंदु है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है कि कुछ लोग आपसे आपकी जो नॉलेज है, जो आपने गेन की है, पाठ्यक्रम के माध्यम से गेन की है, उस पर एक चर्चा करना, आपके द्वारा उसकी समझ को जानना, तो उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे प्रीएम्बल को ध्यान रखिएगा। तो प्रीएम्बल को जानना, प्रीएम्बल के बाद हम आ जाते हैं आपके दूसरी, आप फंडामेंटल राइट्स को भी अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कैसे पढ़ना है? इनको एक तो हमारे संविधान में दिया क्या है, बेयर एक्ट की लाइनें क्या हैं, खास तौर से इन आर्टिकल्स को तो आपको पढ़ना ही है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21, इन पर तो आपको विशेष जोर देना ही है। इसमें आप चाहें तो इनको कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। 14, 15, 16, 19, 21 और 23, 25 और 32, इनको तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। हो सकता है कि आप सारे को पढ़ना चाहते हो या सारे पे अच्छी कमांड हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आर्टिकल तो जैसे आर्टिकल 14 पे बहुत बार प्रश्न पूछे हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, क्या अंतर है इन दोनों में? अब अंतर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतर आपको उदाहरणों के माध्यम से बताना है। आपको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। राज्य की क्या सीमाएं हैं कानून बनाने की? क्या राज्य इस तरह जो आरक्षण की व्यवस्था हो रही है और समाज का प्रत्येक तबका जो भी आरक्षण से वंचित रहा है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग करता रहा है, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं? क्या 15 में जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए व्यवस्था है, वो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या नौकरियों में जो आरक्षण है, तो ये जो आरक्षण के संबंध में जो अपनी नॉलेज गेन करना ही है आपको, उसके संबंध में ये आप एक बात स्पष्ट मान लेना, आप आरक्षण में आते हैं या आरक्षण में नहीं आते, इससे असर नहीं पड़ता। आप संविधान के मूल भाव के साथ रहिएगा। हो सकता है मैं आरक्षण में नहीं आता, मुझे आरक्षण नहीं मिला हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आरक्षण को ये कहने लग जाऊं कि ये तो बहुत ही गलत था।
इसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि यदि इतना ही गलत था तो फिर बनाया क्यों? क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था करने वाले थे उनमें अधिकतर लोग वो लोग थे जो अनारक्षित वर्ग से आते थे। और तो जब आप उसके मूल भावना की तरफ जाएंगे कि क्यों आया, अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या गाइडलाइनें दी, सरकारों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, उन सारे मतों को स्पष्ट करना है। फिर यहाँ आप 19 को अच्छे से पढ़ना है, तो 19 के संबंध में भी हमें इस बात पर जरूर अपने मत को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, क्या हमारे देश के जो विकास में बाधक हैं? लोग कहते हैं कई बार कि सब चाइना और भारत लगभग साथ साथ स्वतंत्र हुए। चाइना 1948 में हुआ, हम 1947 में हो गए। चाइना हमसे आगे निकल गया, और वहाँ इसलिए निकल गया कि वहाँ लोगों को संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है लोग, इसलिए वो आगे निकल गया। अब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको इसका स्पष्ट मत अपने जहन में रखना है कि क्या वाकई में हमें चाइना की तरह हो जाना चाहिए? नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, और भी कई कंट्री हैं जिनमें जो मूल अधिकार हैं, जो व्यक्ति का अधिकार है, उसको सर्वोपरि रखा है, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और भारत क्यों नहीं बढ़ पाया? या भारत की गति कैसे कम है? या भारत ने जो बढ़ना चाहिए था उसमें पूर्णता से आगे बढ़ा, या कोई हमारे राजनीतिक कारण थे? तो इन सब चीजों को इन स्वतंत्रताओं के साथ स्पष्ट करके पढ़ना है। और कौन सी स्वतंत्रता है जिसका सर्वाधिक वायलेशन होता रहा है? जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमेशा प्रश्न उठता रहा है। क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं नहीं बताई गई? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि सीमित अधिकार है। देश की किसी ऐसी व्यवस्था, जैसे उसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट्स में से किसी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले वक्तव्य हैं तो उस व्यक्ति को रोका जा सकता है उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मीडिया की स्वच्छंदता और स्वच्छंदता की सीमाएं वो स्पष्ट करनी पड़ेंगी। साथ में जब मीडिया किसी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने और किसी पार्टी को सत्ता में रखने के प्लान में उतर आए, तब वो एक हथियार हो गया उस पार्टी का। तो उसके लिए संविधान की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। लोकतंत्र के 3 स्तंभों की बात सामान्यतः की जाती है, जो आप सब लोग जानते हैं, जिसका वर्णन हमारा संविधान करता है। लेकिन
चौथा स्तंभ मीडिया मान लिया गया है। और जब कोई एक स्तंभ को ही अपने पक्ष में खड़ा कर ले, तब आप क्या करेंगे? तो वैसे मीडिया तथाकथित स्तंभ है, संविधान में उसके इस तरह के कोई स्तंभ होने का उल्लेख नहीं है। वो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को एक उच्च दर्जा दिया है। और वो उच्च दर्जा क्या सही था या गलत था, या आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी परिवर्तन की आवश्यकता है, या उसे और सपोर्ट करने की आवश्यकता है, इसको भी अब तर्क आपके पास दोनों हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफ पक्ष में जब खड़े हो जाएं तो पक्ष में तर्क हो सकते हैं, और उसके विपक्ष में खड़े हो जाएं तो विपक्ष में तर्क हो सकते हैं। जैसे दिल्ली रेप कांड हुआ, हैदराबाद में रेप कांड हुआ, हाथरस में जो बवाल मचा, उसके संबंध में कहीं न कहीं मीडिया ने एक अहम रोल अपनाया, और उस अहम रोल की वजह से सरकारों को झुकना पड़ा और तत्काल एक्शन लेना पड़ा। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो मीडिया ट्रायल होने लगे तो क्या मीडिया ट्रायल सही है? मीडिया ट्रायल तो कभी भी सही नहीं होता। ट्रायल के लिए तो कोर्ट बनी हुई है। कोर्ट के अलावा जो भी कोई ट्रायल की इंस्टीट्यूशन है तो विधिक हैं, और विधि से बाहर कोई ट्रायल के इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते। तो जो इस तरह का एजेंडा चलाकर ये काम कर रहे हैं, जैसे थोड़े दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया, उसमें जया चक्रवर्ती को विभिन्न टीवी चैनल्स ने इतना ज़्यादा दिखाया कि शायद बड़े से बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। और जब मीडिया कह रहा है कि देखो यहाँ ऐसे मारा, ऐसे इसका षड्यंत्र है, ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से मीडिया ने चीज़ों को साबित कर दिया। तो उसके आधार पर पनिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं, कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे के सारे जो बिंदु मैं बताता जा रहा हूँ, इन बिंदुओं पर आपको कानून सम्मत अपने स्पष्ट उत्तर तैयार करने पड़ेंगे, और उन उत्तरों को आप अपने महज सिर्फ दिमाग में रखिए। उनको बहुत लिखने की, बहुत रटने की, क्योंकि एज इट इज़ जो आप रट के जा रहे हैं वहाँ आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, और वहाँ तो आपके मस्तिष्क में जो दिमाग में है वही चीज़ आपको बोलनी है, बतानी है, लेकिन उस पर अस्पष्ट होने के बजाय स्पष्ट मत होना चाहिए। ठीक है? ये 23 पे, 24 पे ये भी आप देख सकते हैं। फिर 25 पे धर्म के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या जो धार्मिक शिक्षा है कितने किस स्तर तक दी जा सकती है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, राज्य का इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो ये क्वेश्चंस को भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 में आपको उन रिट्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा जो रिट्स आर्टिकल 32 में दे रखी हैं या 226 में दे रखी हैं। उनकी पावर्स में क्या अंतर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में क्या अंतर है, हाई कोर्ट की पावर्स में क्या अंतर है, और कौन कौन से नए सिद्धांत जनित हुए आर्टिकल 32 से, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और देखिए समझ विकसित कीजिए इस पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में है। फिर अटॉर्नी जनरल और इनके संबंध में है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पता होनी चाहिए, एडवोकेट जनरल के बारे में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, ये करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, सरकार जैसे चाहती है उसे बनाती है। या भारत या राजस्थान में एडवोकेट जनरल कौन है, भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो ये जो करंट अफेयर्स के पार्ट हैं उसको भी आपको स्पष्ट तौर पर तैयार करना पड़ेगा। फिर ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग चीज़ें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अभी वैसे तो ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन चूंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में साथ साथ आप इस चीज़ को भी पढ़ लेना कि जो चैप्टर भारत में ट्रेड से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, कहाँ कौन अपनी चीज़ों को बेच सकता है, कहाँ रुकावट है, किस तरह के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगा सकती हैं, किस तरह के कानून संसद बना सकती है, इसके संबंध में जो प्रोविज़न दे रखे हैं वो भी आप ध्यान रखिए। कारण क्या है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा है तो उस किसान आंदोलन के संबंध में आपसे ज़रूर प्रश्न हो सकते हैं। आपसे प्रश्न हो सकता है कि एक लॉ ऑफिसर होने के नाते जब इस तरह का किसान आंदोलन हो रहा है तो इस तरह के कानून को आप वापस लिए जाने की अपनी ओपिनियन बनाएंगे या कंटिन्यू करने की ओपिनियन बनाएंगे। तो ओपिनियन संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या किसान सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो क्यों नहीं करा सकते और करा कैसे सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को भी आप ध्यान रखना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में हुआ जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फिर बात आती है कि जो आपके प्रोसीजर के पेपर हैं, तो यदि आप प्रोसीजर के पेपर का सिलेबस मेरे सामने है, मैं इसको पढ़ता हूँ तो लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। तो ये कहना चाहते हैं कि जो सीपीसी या सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं जो सरकारी ऑफिसर्स के लिए आवश्यक पार्ट है उस पार्ट को आपको देखना है। सारी सीआरपीसी सारी सीपीसी आपको नहीं देखनी है। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक मत और है, ये सिलेबस उन जुडिशियल ऑफिसर्स के पास और जो बोर्ड बना है उनके पास भी होगा। जब उनके पास होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन चीज़ों पर तो ज़्यादा फोकस देना ही देना है जो सिलेबस में दी हुई हैं, जैसा सिलेबस कहता है। लेकिन कुछ खास एरिया हैं जिनके संबंध में जो सिलेबस से सीधे सरोकार नहीं रखते, उन सारे एरियाज़ को भी आपको सीपीसी सीआरपीसी में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स संभव है कि क्वेश्चन की कनेक्टिविटी आपके ऐसे एरिया से कर दें जिस एरिया की जानकारी आपको ना हो। तो सीआरपीसी और सीपीसी में आपको इस तरह का पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हम सीआरपीसी की बात करें तो यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जनरली इन गवर्नमेंट और नहीं गवर्नमेंट ऑफिसेस विल बी गिवन इम्पोर्टेंस।
तो सरकारी ऑफिसेज में जिन्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक पक्ष सरकार होती है और एक पक्ष कोई दूसरा व्यक्ति होता है, एक्यूज्ड हो सकता है। क्रिमिनल की बात कर रहे हैं तो एक्यूज्ड एक पक्ष है, एक तरफ सरकार है। जब कोर्ट कोई निर्णय देती है और उस निर्णय में जब ये निर्णय आया तो सरकार को अपील में जाना है या नहीं जाना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो जाना है सरकार को या नहीं जाना है, तो who will decide it? It will be decided by the government officers. तब ऐसी फाइलें ओपिनियन के लिए लॉ ऑफिसर्स के पास जाती हैं। तो उन संबंधों में आप सीआरपीसी में अपील वाले प्रोविजंस को थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि सरकारी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही यदि किसी कोर्ट द्वारा की जानी है तो सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार की अनुमति संबंधी कौन से प्रावधान हैं? किसी भी प्रकार का तो जो सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है उसके संबंध में आपको ध्यान रखना है किन मामलों में दी जा सकती है। इस पर आप केस लॉज भी ध्यान रखिएगा कि किस मामले में इस तरह की अभियोजन चलाए जाने की सरकारी अधिकारियों के ऊपर अनुमति दी जाती है और किन मामलों में अनुमति नहीं दी जाती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, सॉरी। तो सरकारी स्वीकृतियां आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक मोटा आइडिया, एक बार पूरी सीआरपीसी से गो थ्रू हो सकते हो। यदि आपने कोई ब्रीफ नोट्स बना रखे हैं, जैसे हमें कभी रिवाइज करनी पड़ी तो एक दिन में ही हो जाती है, तो ऐसे आपने कुछ बना रखे हों तो उनको आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो आपको अभी चर्चा की कि इन सारी चीज़ों के साथ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स वाला जो पार्ट है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए। इसके अलावा उस पार्ट को आप पढ़ सकते हैं जो
सरकार के संबंध में है, जैसे सरकार कहाँ कहाँ किसी व्यक्ति के जैसे उसको क्षमा कर सकती है, उसकी सज़ा समाप्त कर सकती है। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें ऐसे ही आपने सीपीसी में भी करना है। सीपीसी में भी यही करना है कि जहाँ जहाँ सरकारी प्रोविजंस दिए हुए हैं उन सरकारी प्रोविजंस के संबंध में आपको इसको पढ़ सकते हैं। जैसे जहाँ सरकार की अनुमति की आवश्यकता है, जैसे मान लो ट्रस्ट के संबंध में है, ट्रस्ट पे कोई ट्रस्ट बना हुआ है और वो ट्रस्ट अपने कार्यों का निर्वहन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो सरकार के किस अधिकारी को इस तरह के सूचना देकर कोई भी केस किया जा सकता है, या सेक्शन 80 की सीपीसी के संबंध में कोई बात हो सकती है। तो जहाँ जहाँ सरकार के प्रोविजंस हैं उन्हें आप इसमें ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं इसका एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें ब्रीफ में इस सिलेबस को, सारे सिलेबस को पढ़ा भी दूं कि इम्पोर्टेंट ये हैं और इस पर आपको ये याद रखना है, और ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी दूं। शायद मैं ऐसा बनाऊं, क्योंकि यदि मैं बनाता हूं तो शायद 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो सकता है। फिर इसमें एविडेंस एक्ट दे रखा है, इंटरप्रिटेशन है, ड्राफ्टिंग भी है। तो ये जो एविडेंस वाला पार्ट है, तो एविडेंस के संबंध में तो इन्होंने ये कहा नहीं कि कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो सारे एविडेंस एक्ट की ही कहते हैं उस हिसाब से। तो ये तो एविडेंस एक्ट को एक बार पूरे को पढ़ा जाना चाहिए, और ख़ास तौर से रेलेवेंसी का पार्ट जो सेक्शन 55 से 5 से लेकर 55 तक का है, वो आपको इसमें पढ़ना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं कौन को। तो ये क्यों पढ़ना होता है कि आपको ये आइडिया है कि जब अपील में कोई बात जा रही है, कोई मामला अपील में जा रहा है, सरकार अपील में जाना चाहती है, तो आप किसी फाइल को जो सरकार के पक्ष में या उसके विपक्ष में तय की गई है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस भी हो सकते थे जो बन सकते थे जिनको नहीं बनाया गया, तो वो बन के क्या क्या चीज़ें बन सकती थी ये तो रेलेवेंसी बताती है। तो वो वाला पार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर लिमिटेशन के संबंध में, तो लिमिटेशन के संबंध में आप लिमिटेशन के जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उन आर्टिकल्स में कुछ कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कि उनमें कितनी लिमिटेशन है किस मामले के लिए, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो ड्राफ्टिंग है और कन्वेंसिंग है, उससे संबंधित प्रश्न इसमें यहाँ पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सिलेबस है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो सिलेबस दे रखा है लैंग्वेज का दे रखा है, हिंदी और हिंदी का जो पार्ट दे रखा है, और क्या वो भी हमें पढ़ना है? मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट आपको नॉलेज के तौर पर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि हम नॉलेज के तौर पर, और ये तो हमारा सिलेबस हो गया, तो जो मैं समझता हूँ कि यदि आपने पहले पढ़ा है और यदि आप मात्र 5 से 7 दिन देते हैं तो एक वीक में ये सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे से। दूसरा जो मुझे लगता है
कि और किस में दें, तो 3-4 दिन को आपको देना चाहिए कि समसामयिकी, ये करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप पढ़ सकते हैं पिछले 2 महीने तक के राजस्थान पत्रिका या भास्कर में जो मुख्य मुख्य एडिटोरियल्स आए हैं, उन्हें जस्ट रीड कर सकते हैं। अखबार, कोई घटना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तब तक उसकी डेट्स और ये सब चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए। तो मेन जो एडिटोरियल्स हैं, क्योंकि किसी घटना के संबंध में एक एडिटोरियल कोई व्यक्ति उसकी गहरी से गहरी बातों को और समझ को पैदा करने के लिए किसी भी पेपर में लिखा जाता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो आपसे अछूता नहीं रहेगा। जैसे किसान बिल के संबंध में कोई प्रश्न आता है, तो किसान बिल के संबंध में बहुत सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं कि किसान एमएसपी क्या है, या जो मंडियों में व्यवस्था थी पुरानी क्या थी, तो विशेषज्ञों ने लिखे हैं और उनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपका 2 मंथ का ठीक है। अब तो वर्तमान में तो 2 मंथ्स का ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दिसंबर और नवंबर दिसंबर की घटनाओं को, और जनवरी में आप इंटरव्यू देंगे ही, तो जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1-2 दिन पहले का तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि वो भी पढ़ के आए हुए हैं, उनके दिमाग में न्यूज़पेपर होता है तो वैसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो भी तैयार करके नहीं आते कि हमें पूछना क्या है। वो तो वही पूछते हैं जो उनके मस्तिष्क में उस समय है। लॉ में तो क्योंकि लॉ उनके जो भी स्पष्ट विशेषज्ञ वहाँ बैठा है, तो लॉ में तो वो बहुत एक्सपर्ट है, तो वो उसके पुरानी सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं, वो तो गहरी से गहरी चीज़ें पूछ सकता है वहाँ। लेकिन करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको पता हैं लगभग वही चीज़ें उनको पता हैं, तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें किसी मैगज़ीन या इसकी ज़रूरत है? मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई मार्केट में इस करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप उसे इतना पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि तो दोबारा से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो वो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको लगेगा ये तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें अच्छा वो याद नहीं रहेंगी, आपको अननेसेसरी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश करें। सिर्फ जस्ट एक रीड करने की कोशिश कीजिए। जैसे पूछ लिया भाई चाइना में ये जो वायरस था वो कहाँ सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप रहा, कहाँ फैला, तो इस तरह के और एक कॉमन आंकड़े कि भाई सबसे ज़्यादा किस देश में मृत्यु हुई, कौन सा देश ऐसा रहा जिसने अछूता रहा। अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं तो कौन सी पार्टी उस चुनावों में जीती है। राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्यों विरोध किया था और क्यों चैलेंज किए चुनावों को, क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा चैलेंज किया। और अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं, मतलब सॉरी बनेंगे, जिनकी विजय हो चुकी है, वो कौन हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं। उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की हैं वो जीती हैं, तो वो कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं,
इन ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में कहाँ चुनाव हुए, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता हैं और उन लोगों को भी पता है, तो ये आपको तैयार करनी है। तो ये करंट अफेयर्स तो रहे इंडिया के, वर्ल्ड के। अब हम हमारी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की समसामयिकी को आपको ध्यान रखना है। राजनीति पे प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं रहते। जैसे राजनीति में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव हुआ वो अखबारों की सुर्खियां रहा, उस पर एडिटोरियल भी लिखे गए हैं और ये भी लिखा है कि क्यों रहा। तो उन पर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके आपसी वक्तव्य, उनमें गवर्नमेंट कौन से होटल में रुकी, क्या रुकी, ये सब चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर राजस्थान के संबंध में करंट अफेयर्स में क्या आ सकता है? तब राजस्थान के संबंध में करंट अफेयर्स के संबंध में आ सकता है कि कोविड का कैसे मैनेजमेंट सरकार ने किया, क्या सफल रही, असफल रही, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान किस नंबर पे रहा मॉर्टेलिटी के रेट में, या यहाँ जो प्रबंधन था, जैसे आपको ध्यान आ रहा हो तो उस प्रबंधन की बहुत चर्चा हुई कि भीलवाड़ा का जो मॉडल था उसको पूरे देश भर में सराहाया गया। अब मान लो भीलवाड़ा से कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है और उससे पूछा कि देश में कौन सा एक जिला था जिसके मॉडल को कोविड कंट्रोल के लिए अपनाने की बात चर्चा में रही थी। तो उसे यदि ये पता नहीं है और भीलवाड़ा का ही रहने वाला है तो दिक्कत होगी ना। या अभी कई ऐसी जगह हैं जैसे भरतपुर में या जयपुर के सांभर लेक में विदेशी पक्षी यहाँ आ जाते हैं और वो अफ़गानिस्तान से उड़ते हुए और आगे यूरोप तक के पक्षी यहाँ आते हैं और वो चले जाते हैं। पूछ सकते हैं उन पक्षियों के नाम क्या हैं, कहाँ आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो अखबारों की सुर्खियों में सामान्यतः रहती हैं। तो ये 2 महीने का ये भी आप राजस्थान के संबंध में समझने की कोशिश कीजिए। और कोई चीज़ याद रहती है बढ़िया बात है, और नहीं भी याद है ना तो उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक सर्वोत्तम आंसर भी होता है जिसको आप दे सकते हैं। मैं उसे सर्वोत्तम इसलिए कहता हूँ कि सब चीज़ें किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं सालों से कितने ही सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, साथ में उन्हें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इंटरव्यू की तैयारी कैसे हो ये भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मुझे भी याद हैं क्या? ना, मुझे भी याद नहीं। तो उसका सर्वोत्तम आंसर मैं कहता हूँ सॉरी सर, ये मुझे पता नहीं है। तो ये सहज भाव से आपका आना चाहिए, क्योंकि सब बात किसी को भी पता नहीं है। हो सकता है जो बात आपको पता हो मुझे ना पता हो, और बड़ी सामान्य सी बात हो, जैसे आज आपने अखबार में कुछ पढ़ा मुझे नहीं पता, तो ये संभव है। तो मैं उसे सॉरी के तौर पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार आपको कुछ भी नहीं आता, या आता भी है तो भी हर चीज़ पे आप सॉरी 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 बोलते गए, तब तो उन्हें लगेगा कि कुछ बताना ही नहीं चाहता या इसे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको राजस्थान के संबंध में, तो एक तो करंट हो गया। तीसरी बात हमने कही थी, जो तीसरी बात कह रहे थे कि आपको राजस्थान के सामान्य ज्ञान की तरफ भी जाना चाहिए। अब ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान कैसा है? अब देखो, एक दो चीज़ें में डिवाइड कर सकते हो।
एक तो आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप किस ज़िले के हैं, आप राजस्थानी हैं तो आप किस ज़िले के हैं। और जो लोग राजस्थानी नहीं हैं, इन्हें राजस्थान के संबंध में अलग अलग तरह से तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग राजस्थानी हैं तो उन्हें ये देखना है कि वो किस क्षेत्र से हैं। मान लो कोई आदमी जोधपुर का रहने वाला है तो जोधपुर के संबंध में उसे इतिहास भी पता होना चाहिए। कोई ऐसी घटना घटित हुई जो हाल ही में चर्चा में रही वो उसे पता होनी चाहिए। यदि कोई खास चीज़ है वहाँ जो बनाई जाती है या कोई पहनना ओढ़ना है तो उसके संबंध में भी ये चर्चा उसे ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वो चर्चा का विषय हो सकती है। दूसरा, इतिहास में का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत पूरा जोधपुर की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करने लग जाना। एक कि भाई जोधपुर को किसने बसाया, कब बसाया, या जो जयपुर का निवासी है जयपुर कब बसा। अब मान लो जयपुर का रहने वाला है, उसे पता ही नहीं कि 1727 में जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी, तो उसे पता ही नहीं है, तब उसके लिए गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे ही जोधपुर की, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के जो जो निवासी हैं उन्हें अपने क्षेत्र विशेष के संबंध में, किसी भी जिले से संबंध रखते हैं, राजस्थान के 33 जिलों के संबंध में है, तो वो आपको बात पता होनी चाहिए, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। ये ध्यान नहीं रखना है कि कितने गांव हैं, कितने, हाँ तहसीलों के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। मतलब आप अपने ज़िले के बारे में थोड़े से जागरूक होने चाहिए। आपके ज़िले में कोई घटना घटित हुई है या आपका ज़िला किसी कारण से नेशनल न्यूज़ का हिस्सा रहा है, तब आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। नेशनल न्यूज़ का हिस्सा रहा है, जैसे मान लो जो एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर जो आपका इंटरव्यू लेगा वो रहने वाला भरतपुर का है, तो मान लो कोई छोटी सी चीज़ घटना घटित हुई तो भरतपुर के अखबार में सामान्य तौर पर नहीं छपती है या नेशनल न्यूज़ का की हिस्सा नहीं होती है, तो उसे पता नहीं होगा। तो वो कौन सी चीज़ पूछेगा जो ऐसी है जिसको नेशनल लेवल पर किसी कारण से पहचान मिली हो, जिसकी वजह से ऐसा रहा हो, चर्चा रही हो, तो वो जो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे राजस्थान में कई ऐसे एरिया हैं जिनके क्षेत्र में खाने पीने की चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे मुझे याद है कि एक कोटा के बच्चे से, कोटा के स्टूडेंट से इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा था कि अच्छा ये बताओ कि आप कोटा के रहने वाले हो, कोटा की 3 कोई फेमस चीज़ें बताइए आप। तो स्टूडेंट इन तैयार होके आया था, उसने कहा साहब कोटा की कोचिंग, कोटा की कचौरी और कोटा डोरिया। कोटा डोरिया मतलब साड़ी, कोटा की कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं वो फेमस हैं। तो उन्होंने इस तीनों को बताया। अब वो जुडिशल अफसर कभी कोटा रहे थे, उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी थी। तो जब इंटरव्यू बोर्ड अंत में स्टूडेंट के जाने के पश्चात मार्क्स पर डिस्कशन कर रहा था, तो जो क्षेत्रीय प्रश्न पूछे गए थे उस स्टूडेंट से और जिन जज साहब ने पूछे थे वो उसके सपोर्ट में, नहीं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब वो सपोर्ट मिल गया ना, तो दूसरे और साथ में आ गए। ठीक है ना, बहुत गहराई नहीं, एक एक चीज़ ज़रूरत नहीं।
अब जैसे बूंदी से एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा अच्छा जी बताओ जी 84 खम्भों की छतरी कहाँ है। अब वो बूंदी की ही रहने वाली थी तो उसने तत्काल बता भी दी। ऐसे ही चीज़ों को आपको थोड़े थोड़े आपको आइडिया होना चाहिए। उदयपुर के हो तो उदयपुर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जिस जिले से हैं, अब मान लो कोई स्टूडेंट दौसा से, करौली से, बाना से है, तब उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कब बने थे। पहले ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होते थे तो इनको कब बनाया गया था। फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई अभी रिसेंटली या मतलब कुछ सबसे बाद में किस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। तो ऐसे करके ये आपकी राजस्थान की जीके के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जो राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी हैं और इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको राजस्थान एक नज़र में पढ़नी चाहिए, कई जगह मिल जाएगी, मुश्किल से 3-4 पेज होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें राजस्थान के संबंध में कुछ जानकारी हो। जैसे राजस्थान का कितना % डेजर्ट एरिया है, कितना % एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या राजस्थान में क्या किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा उनको ध्यान करके आना चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान में नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान में नौकरी के इच्छुक हैं, तो जहाँ हम इच्छुक होते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी करके जानी चाहिए ना। राजस्थान के हाई कोर्ट के संबंध में पता होनी चाहिए, राजस्थान के सचिवालय के संबंध में पता होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी वैसे राजस्थान वालों को तो लगभग है। जैसे एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था, जब हमने वो कराए थे कि इंटरव्यू कराए थे, तो हमने ये कही थी सारे स्टूडेंट से कि जब भी आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तब फिर आप एक बार और आइए, जिससे जो और साथी हैं कि आपसे क्या पूछा गया उन्हें बता सकें, साथ में हमें भी पता लगे कि किस तरह का इंटरव्यू बोर्ड का नज़रिया रहता है। उन्होंने कहा ये बताइए राजस्थान में रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। अब अजमेर में शायद एपीओ के इंटरव्यू की बात है, अजमेर में जो इंटरव्यू दे रहा था उसको पता नहीं था, बोले मुझे नहीं पता साहब। लेकिन जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो इससे परिचित हैं। तो जो राजस्थान से बाहर वाले हैं, थोड़ी सी तैयारी उनको भी करके आनी चाहिए। वो बिल्कुल ब्लैंक आएंगे तो उन्हें लगेगा कि इनकी कोई रुचि नहीं है राजस्थान में, ये तो वैसे ही आ गए हैं, ला के आधार पे पास हो गए हैं, लेकिन इनकी रुचि नहीं है। तो वो करके आनी चाहिए। तो ये हिस्सा तो था, मेरा संबंध था आपके नॉलेज के संबंध में। कोई और बात भी मेरे दिमाग में आएगी तो मैं बीच बीच में उसे ले लूँगा। दूसरे हिस्से के संबंध में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि इसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं, एक व्यक्तित्व विकास का और एक नॉलेज का। तो व्यक्तित्व विकास के संबंध में जो बात थी, व्यक्तित्व विकास का मतलब है आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो जैसे हुआ है। तो आज आपकी जो पर्सनैलिटी है, आज जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के अनुरूप ही आपको अंक मिलने हैं। तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ उठाई थी कि आपका स्वास्थ्य। तो जो स्वास्थ्य या हेल्थ के संबंध में जो बात है उसे भी, अब देखो हेल्थ तो जिस व्यक्ति की जैसी है वो वैसी ही रहेगी, इतने दिनों में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो क्या कर सकता है, देखो हेल्थ आपकी बताती है आपके चेहरे की चमक। तो आपका चेहरा जितना ग्लो करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को दर्शित करता है। आप किसी दिन सेविंग वेविंग करके और आप अच्छे लग रहे हैं तो आप
कांच के सामने होते हैं तब जो शीशा आपको दिखा रहा है, आप दर्पण जो दिखा रहा है, और आपका मन कर रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, किन्हीं कपड़ों को पहनने के बाद आपको अच्छा, तो आप स्वतः एक कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो चेहरे के संबंध में मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा ग्लोइश हो सकता है। यदि आपको कोई फेशियल कराना है तो करा लीजिए, उसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि आप आने वाले समय तक ये व्यवहार करिए, अच्छे कपड़े पहन कर रहिए कि मानो आप अधिकारी बन ही गए हैं। इस व्यवहार से क्या होगा कि आप महसूस करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके कार्यकलाप में वो अधिकारी वाली छवि झलकने लग जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि अपना पहनना ओढ़ना महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए, जब आपका इंटरव्यू की डेट है, उस तक आप बढ़िया रहिए, बढ़िया कपड़े पहनिए, लोगों से मिलिए जुलिए। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने में लग गए, हर चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और ऐसे बात करने की कोशिश कीजिए मानो आपके सामने एक कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के सामने आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो हेल्थ के संबंध में आपका चेहरा कैसे ही ग्लो करे, वो आपको काम करना ही है। उसके लिए आप पर्याप्त नींद लीजिए, डेली अच्छे से सोइए, आराम से। हल्का फुल्का कोई एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वो कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 15 दिन और महीने भर में भी इससे आपके प्रभाव आता है और चेहरे पर दिखता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो ये सारा आप कर सकते हैं। ये तो आप हेल्थ के संबंध में कर सकते हैं। दूसरी, इसी हेल्थ में मैंने शायद लिया नहीं था, ये बॉडी लैंग्वेज का भी अभ्यास आप डेली कर सकते हैं। जब आप अच्छे से कपड़े पहन के ये सब चीज़ें निकलेंगे तो कोशिश कीजिए कि मेरे हाव भाव भंगिमाओं पर मेरा थोड़ा ध्यान रहे। और जब ध्यान रहे तो स्वतः आपके ऐसा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इस बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से सुधारने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि कांच के सामने बैठकर अपने को प्रश्न पूछिए और उनके उत्तर खुद दीजिए। जब ऐसा आप कर रहे होंगे तो स्वतः आपकी भाव भंगिमाओं में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो भंगिमा आपको ठीक नहीं लग रही वो दूसरों को भी ठीक नहीं लगती है। जब वो अच्छी आपको नहीं लगती, दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती है, तब आप क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। मान लो आपका कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और आप उस इंटरव्यू को देखने के पश्चात ये प्रतीत होता है आपको कि मैं और अच्छा सुधार कर सकता था। जब आपको ऐसा प्रतीत होता है तो ये मान लीजिए कि आप उसमें धीमे धीमे सुधार हो करेंगे, और यही परिवर्तन आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आई कांटेक्ट बढ़ाइए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। मेरे साथ आप बात कर रहे हैं तो मेरे साथ ही कर रहे हो, ऐसा ना हो देख इधर रहे हैं और मैं बात इधर कर रहा हूं। तो ये बॉडी लैंग्वेज के हिस्से हैं। दूसरा, सहज रहने का अभ्यास कीजिए। सहज रहने का अभ्यास बॉडी लैंग्वेज है। तो सहज रहने के अभ्यास के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यदि संभव हो तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए। फिर मेडिटेशन का मतलब क्या है
कि आंखें बंद कीजिए और श्वास को देखने का एक अभ्यास कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके अंदर का जो भय है ना वो समाप्त होगा। सहजता का मतलब है हमारे अंदर भय नहीं है, और असहज का मतलब है हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं। मुझे याद है कि हमें कहीं इस तरह की ट्रेनिंग मैंने एक कोई ली थी, जब मैं अपना इंटरव्यू कोई देने जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप एक हाथ में सिक्का ले लीजिए, जब आप जाएं तो एक सिक्का ले लीजिए, और सिक्के को जब भी आपको थोड़ा सा भय प्रतीत हो तो उस सिक्के को आपको हल्के से दबाना है, तो आप सहज बने रहेंगे। खैर, वो उनकी प्रक्रिया थी, मैंने इसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन स्टूडेंट्स को बताया ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। लोग इसका, मैं ये समझता हूँ कि कभी ऐसा लगता है तो मुट्ठी बांध भी सकते हैं, या 2-3 बाहर जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित हो रहे हैं उससे पहले गहरी लंबी सांस आप ले सकते हैं 2-3, और उस समय भी कुछ क्षण के लिए आप आंखें बंद करके और अपनी श्वास को थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। जैसे ही सांस धीमी होती है इसका मतलब आप भयभीत नहीं हैं। श्वास तेज चलने का मतलब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब हम डर रहे होते हैं तो हमारी श्वास में ही तो परिवर्तन होता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके मेडिटेशन से आपके स्वाभाविक अंतर आ जाएगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके डर में, आपकी सहजता में। तो सहज बात करनी है, जो बातें करनी है सहज करनी है। आपकी बात करने की बहुत तेज स्पीड है तो उसको सीमित करना है, बहुत धीमे बोलते हैं तो थोड़ा सा उसको बढ़ाना है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज के हिस्से हैं। जब इंटरव्यू चल रहा हो तो इंटरव्यू बोर्ड के सारे सदस्यों को देखते हुए अपनी बात रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेज़ की तरफ ध्यान कर लें, नीचे मुंह कर लें, वो नहीं करना है। तो ये अभ्यास वहाँ नहीं होगा। कितना भी प्रयास कर लें, कोई बता दे कि आपको सारी किताब पढ़ लें और कहा जाए कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप ऐसा कर लेना, ये मैं कह रहा हूँ कि कतई नहीं होगा वहाँ पे। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि देखो ये किताब है, ये पन्ने पे लिखा हुआ है साइकिल कैसे चलानी है, और साइकिल स्टैंड से उतारिए, उस पर बैठिए, उसके पैडल को घुमाइए, आगे चलाइए, आ जाए कोई सामने तो ब्रेक लगा लीजिए। क्या चला पाएंगे ना? अभ्यास से ही होगा। तो अभ्यास के लिए हमारे पास 15 से 1 महीने तक का जो समय है उस समय का उपयोग कर सकते हैं, और उसे आज से ही करिए। उससे क्या होगा, आपकी सहजता में वृद्धि होगी, आप स्वाभाविक बोल रहे होंगे। तो जो स्वाभाविक बोल रहे होते हैं तो व्यक्ति जो सामने वाले हैं उन्हें तो किसी भी प्रकार का डर नहीं है, तो वह स्वतः सहज होते हैं। और जब स्वतः सहज होते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है वो कोशिश करता है कि मेरा व्यक्तित्व तो सामने वाले में कहाँ कहाँ है। तो सहजता उनके अंदर है, आप असहज हो रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि ये डर रहा है, ये तो किसी भी चीज़ से डर जाएगा। तो डरपोक आदमी को नहीं बनाते, ठीक है ना। तो इसका जो मेडिशन है वो तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से आप इस स्वरूप में वृद्धि कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया वो स्वाभाविक होते हैं, तो वो मेडिटेटिव नेचर के होते हैं, उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं लगता, और अभ्यास से सब परिवर्तित हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब शुरुआत में स्टूडियो में इन इंटरव्यूज़ की और क्लासेस की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मैं शुरू में बड़ा परेशान, मैं पढ़ाऊँ किसको, इस क्लास में कोई नहीं है, कैमरा सामने है और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुझे पढ़ाना होता था। तो मैंने बड़ी असहजता महसूस की कि कैसे पढ़ाऊँ, और कुछ बहुत छोटे छोटे
रिकॉर्डेड लेक्चर हुए और वो लेक्चर मुझे ही पसंद नहीं आए। मैंने कहा ये तो अच्छे नहीं लग रहे। तो शुरू में कुछ स्टूडेंट्स को स्टूडियो में ही स्टूडेंट्स को बिठाया और उनको संबोधित किया और उन्हें पढ़ाता गया। फिर मैंने देखा गुस्से, और फिर क्या किया कि क्लास में ही कैमरा लगवा दिया। तो धीमे धीमे तो मुझे भी अभ्यास करना पड़ा। जबकि 100 150 बच्चों की स्टूडेंट्स की क्लास होती है और उसमें हम सहज होते हैं। स्टूडेंट 15,000 हों तो भी कोई असर नहीं पड़ता, कितनी ही लंबी चौड़ी भीड़ हो, मुझे अपनी बात रखनी है, पढ़ाना है, तो मैं बहुत सहज तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो वो आया कहाँ से? अभ्यास से आया। मैंने अपने यहाँ कई ऐसे शुरुआत में शिक्षकों को भी डेवलप किया। तो शिक्षक शुरू में बड़े परेशान होते थे। एक चूँकि राजस्थली के 2 सेंटर हैं, वैशाली में और एक यहाँ बापू नगर में। तो जो वैशाली सेंटर था उसको जब किरण ने पढ़ाना शुरू किया तो उसे पढ़ाना 5-7 बच्चों को था। तो 5-7 बच्चों में किसी को डर नहीं लगता। अब 5-7 से वो बढ़ती गई, क्लास हो गई 50 की, तो आज उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो अच्छे से पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। अभी जो रिजल्ट आया तो कनिष्क का वैशाली सेंटर से ही थी। तो ये जो अभ्यास है वो तो आपको करना पड़ेगा। मॉक इंटरव्यू का कार्य, जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो भी एक अभ्यास ही तो है। आपने 2-3 बार दे लिया तो आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू दिया हुआ है, ऐसा ही इंटरव्यू वहाँ देना है, और इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और आप 2 टाइम कर सकते हैं, और उससे आपकी सहजता में बहुत तीव्रता से वृद्धि होगी। और ये तो कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत कर सकता है और करना चाहिए। और पूरे जीवन पर्यंत ही प्रत्येक वार्तालाप में, प्रत्येक बातचीत में, प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक सहज होना प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देता है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े नेता, इतनी भीड़ होती है, पत्रकार उनके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो असहज नहीं होते। उनके इंटरव्यूज़ को आप देख सकते हैं, बड़े सहज भाव से बात कर रहे होते हैं। वो कुछ गलत भी बोल देते हैं तो उसे भी बड़े सहजता से। और कई जगह देखा, कई इंटरव्यूज़ में देखा कि लोगों ने हूटिंग की। आपकी अदालत आता है तो कुछ लोग जो एंकर है उसकी बात पर ताली बजा रहे होते हैं जब वो कठोर सवाल पूछ रहा होता है। तो जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है वो असहज नहीं होता। इसीलिए तो इस लेवल पे है वो, इसीलिए तो इतना बड़ा नेता बना हुआ है, क्योंकि असहजता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। तो जिनमें जो लोग सहज हैं, बड़े सहजता से लोगों के साथ बात कर लेते हैं और लोगों को लगता है बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस सहजता से आता है, और सहजता के लिए आपको ऐसा करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। और कोशिश करिए कि जिससे आपको डर लगता है उससे बात कीजिए, पता लगेगा थोड़ी देर में आप और सहज हो गए। मुझे याद है कि एक लड़का इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ और एसडीएम के तौर पर लगा हुआ था। अब हमारी बड़ी इच्छा उससे मिलने की। हमारा काम नहीं था कोई भी, तो मैं था और मेरा एक दोस्त था, तो बहुत इच्छा। अब हम ये तलाशने लगे कि उसका जान पहचान वाला कौन है। हुआ ये कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, और पुस्तक पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ है, लोगों की पुस्तकें। तो ऐसे ही कोई किताब थी जिसमें डर और उसके ऊपर थी। तो मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा कि नहीं चल, मैं और तू चलते हैं।
तो हम पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने, पीए ने कहा भाई पर्ची दे दो, क्या काम है? तो मैंने कहा मैं बस मिलना है। तो बोले काम भी बताओ। बोले काम नहीं बताएंगे आपको, हमें उन्हीं से मिलना है। तो मिल के हमने पर्ची दे दी, अंदर गए। तो उसने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई ये बैठिए और ये बताइए, कोई आदर सत्कार तो था नहीं। तो अब चूंकि वो एसडीएम था और अच्छी देश की प्रतिष्ठित सर्विस में एक उच्च रैंक पर आया था, तो कड़क आवाज में उसने देखा तो लड़के हैं। उसने पूछा हाँ बताइए क्या काम है। अब इतने में ही हम डर गए, तो काम तो था नहीं कुछ, लेकिन उस पुस्तक का काम आया मेरे। मैंने कहा साहब हम तो आपको बधाई देने के लिए आए थे, आपने एसडीएम के पद पर यहाँ ज्वाइन किया है और हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपसे प्रेरित थे, कोई अभी नई पोस्टिंग है और हमारे हाथ में वो जो किताब और कॉपी होती है स्टूडेंट के, वो हमारे थी। तो वो समझ गया, तो उन्होंने, और वो हमारी असहजता को भी समझ गया, तो तत्काल उसने क्या हुआ, तो आगे बैठने के लिए कहा और बैठने के लिए कहा, फिर पानी पिलवाया, चाय पिलवाई और हम वहाँ सहज हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा डर कितना था और हमने बड़ी बातें की। और फिर मैंने पूछा कि लॉ सब्जेक्ट कितना अच्छा रहता है, तो उन्होंने कहा लॉ तो मेरे रहा नहीं है, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, वो हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके ये परीक्षा पास की है। तो ये जो स्वाभाविक डर है, अब हम एसडीएम से डर रहे थे, लेकिन आज एसडीएम क्या, आप चीफ सेक्रेटरी से भी मिलिए तब भी इतने ही सहज भाव से बात होती है, डीजीपी से होती है। तो ये हुआ कैसे? ये अभ्यास से, कंटिन्यू अभ्यास से, इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, मैच्योरिटी आई, ये सब चीज़ों की वजह से हुआ। डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम चोरी नहीं कर रहे। अब डरता क्यों है कोई व्यक्ति? तो डरने के पीछे एक ही कारण है, वो सोचता है मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे इंसल्ट हो गई तो। ये नहीं सोचना है। इंसल्ट का मतलब है कि जो सम्मान आपको अपने लिए पसंद नहीं आ रहा, उसे आप इंसल्ट समझते हैं। आप देखो कि जो बड़े नेता हैं उन्हें एंकर जो कुछ भी नहीं होते, सिर्फ एक किसी भी न्यूज़पेपर के पत्रकार हो सकते हैं, चैनल के पत्रकार हो सकते हैं, सिर्फ इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पत्रकारों, बड़े बड़े नेताओं से बात कर चुके होते हैं। तो इस तरह का जो स्वभाव है थोड़े दिनों में विकसित करना पड़ता है, और नेता जनता में जा जाकर सीखता है, और वो ये समझता है कि मैं नेता हूं, तो वो एक सहज भाव धीमे धीमे डेवलप हो जाता है। कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहजता हमेशा अच्छी, और इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाना, वो फिर उद्दंडता महसूस होती है। ठीक है ना? तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि ड्रेस का क्या करें, ड्रेस कोड। देखो अभी क्या है, जनवरी का महीना है, तो इसमें हम बात करें मेल की, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आपके पास सूट होना चाहिए। यदि आपकी कोई ड्रेस फिक्स होकर आ रखी है तो बात अलग है, तो वो तो मुझे नहीं पता कि आपके कॉल लेटर में आई है या नहीं, फिर भी मैं किसी स्टूडेंट को पूछूंगा। जैसे आरजेएस में तो फिक्स की हुई है, नहीं है तो आप पहली तो ये मान लें कि आप
कोट और पैंट को और टाई हो सकता है कि कोई लोगों को स्वाभाविक ना लगे, जो लोग सामान्य तौर पर टाई नहीं पहनते तो उन्हें स्वाभाविक ना लगे, लेकिन 10-5 दिन डेली पहनने का अभ्यास करें। कभी किसी से मिलने जा रहे हैं तो अपने टाई पहन के जा सकते हैं, और जो थोड़े से सक्षम हैं तो वो एक की जगह 2 जोड़ी बनवा सकते हैं सूट को, क्योंकि एक डेली पहनिए आप अपने आप को सहज करने के लिए, और दूसरा जब आप पहन के चले जाना। तो मेरा ख्याल इस मामले में कोट पैंट टाई का है और ये होनी चाहिए। कल ही मुझे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्या जैकेट हो सकती है? हाँ, जैकेट भी हो सकती है, लेकिन कैटेगराइज करें तो ये मैं फर्स्ट प्रीफर करूँगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि वहाँ जितने लोग होंगे इंटरव्यू बोर्ड के लोग, वो सब सूट में आएंगे। तो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो कोशिश करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है मेरे व्यक्तित्व के कितने सापेक्ष है, कितना मेरे से नज़दीक है, कितना, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रेस कोड में ये। अब फिर प्रश्न उठता है कि शर्ट वाइट ही रखिएगा या ऑफ वाइट रख सकते हैं। दूसरा, इनका कलर, कलर की जहाँ तक बात है, कलर कैसा हो। देखो, कलर के संबंध में आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कलर ना हो। कोई डार्क कलर होता है तो अच्छा है, जिसमें डार्क में ब्लू ले सकते हैं, ब्लू शेड हो सकता है, और आसमानी हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ऐसा नहीं लेना है जैसे कि कोई ले आया पीला कोट पैंट बनवा लिया, वो नहीं, लाल बनवा लिया, वो नहीं, मतलब इस तरह के कलर नहीं, सोबर कलर की तरफ जाना है तो ये ले सकते हैं। कुछ ने पूछा कि ब्लेज़र हो सकता है। हाँ, ब्लेज़र भी हो सकता है, लेकिन ब्लेज़र से बेहतर, ब्लेज़र आप सामान्य रूटीन में डेली पहनिए, लेकिन सूट हो तो ज़्यादा बेहतर। अपने नाप से बनवाइए, उसी के अनुरूप कोई अच्छी टाई जो सूट से मैच करती हुई हो और वाइट शर्ट, ये बनवा लें। कितना महंगा है ये ज़रूरी नहीं है, महंगा होना ज़रूरी नहीं है, व्यवस्थित होना ज़रूरी है। और बहुत महंगे की ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगा बनवाया जाए, क्योंकि आप कितने क्वालिटी का सूट पहन रहे हैं इसके कोई अंक नहीं है। अंक इस बात के हैं कि आप अपने ड्रेस कोड में एक अधिकारी झलक रहे हैं, एक ऑफिसर झलक रहे हैं, इस बात के मार्क्स हैं। आप व्यवस्थित हैं। ऐसा ना कीजिएगा कि आज कल ही हमने बनवाए और आज हम पहन के चले गए, क्योंकि उसमें आप में उतनी सहजता नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन कहेगा बार बार कि लोग मुझे देख के कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो वो नहीं, थोड़ा पहनिए, 1-2 दिन पहन लीजिए उसको, ठीक है ना। और जब पहले से ही आप पहनते रहे हैं तब तो आपको ड्रेस कोड में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब फीमेल के संबंध में हम बात करें, कोई लाइट कलर की साड़ी हो सकती है। क्या डार्क हो सकती है? हाँ, डार्क भी चलेगी, डार्क कलर की साड़ी हो सकती है। और सूट भी पहन सकते हो, और यदि आप ब्लेज़र पहनना चाहते हैं उसके ऊपर तो वो भी पहन सकते हो। तो इस तरह के ड्रेस कोड को आप पहन सकते हो, ठीक है।
जूते आपके कोई नहीं देख रहा होता है, फिर भी जूते भी ब्लैक या ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोट पैंट पहन गए हैं और जो स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए, वो नहीं। तो जो ऑफिसर का ड्रेस कोड है, जूतों से लेकर ऊपर तक, वो सारा का सारा आपको फॉलो करना है। इसमें मैं देख रहा था कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोविड की गाइडलाइन को पालना करनी है, तो मास्क भी लगा के जाना है। तो कोशिश करना कि मास्क आपका वाइट हो या जो भी, और तो मास्क लगा के जा सकते हैं, या जो मास्क आसमानी कलर और इनके मेडिकल स्टोर्स पर बिक रहे हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो मास्क लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है, लास्ट लाइन मैंने पढ़ी थी कि कोविड की गाइडलाइन को पालना करते हुए। तो कोविड की गाइडलाइन में तो मास्क लगाना है, और जो दूरी है तो उन्होंने पहले ही तय कर रखी होगी, कहाँ बिठा के कितनी दूर पे बिठा रखा होगा। फिर बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि आपको चीज़ों के प्रति थोड़ा सा दृढ़ रहना है, दृढ़ता अपनाए रखनी है। तो वो दृढ़ता कैसी है कि जब आपने किसी बात को कह दिया, उत्तर दे दिया, तो उस पर बने रहना है। हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन बने रहना है। यदि उनकी तरफ से सही बोला जाता है कि नहीं नहीं आपने ये बोला और सही तो ये है, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर, मुझे गलत जानकारी थी, शायद मुझे गलत जानकारी थी, ऐसे कहकर आप अपने उत्तर की समाप्ति कर सकते हैं। तो आपकी दृढ़ता इसी तरह की होनी चाहिए, और बातों को स्पष्ट रखिए, अस्पष्ट में नहीं। जो बात अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो पक्ष रखने के संबंध में हो, तो जो पक्ष रखने के संबंधित प्रश्न हैं, तो उनका आपको अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए कि सब मैं इस बात में ऐसे विश्वास रखता हूँ और मेरी राय में ऐसा होना चाहिए। आपकी ईमानदारी, तो ईमानदारी का मतलब है कि जिन बातों को इंटरव्यू बोर्ड पूछना चाह रहा है, चेयरमैन पूछना चाह रहा है, उनमें हमारे द्वारा चीज़ों के संबंध में कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब इंटरव्यू 10, 15, 20 मिनट चलता है, तो पहली बात जो हमने बोली थी, उस बात को बाद में जब इंटरव्यू का लास्ट हो रहा होता है या बीच में कहीं, उन्हें पहले वाली बात उठा लेते हैं, और हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क को ये बात याद ना हो कि हमने अभी क्या बोला था। जब ये याद नहीं होती है और चूंकि आप पूछ रहे हैं, तो वो कनेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, इसका नेचर चीज़ों को के प्रति कंसीलमेंट वाला है, छिपाव वाला है। तो किसी भी प्रकार का कंसीलमेंट वहाँ नहीं करना है। तो जो कंसीलमेंट नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं, तो वो आपकी ईमानदारी झलकेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे एक स्टूडेंट भी हैं और अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो शर्मा जी, तो उन्होंने जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे, तो उन्होंने पूछा उनसे, इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, राजस्थान में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है। उन्होंने कहा सर ज़्यादा भ्रमण मैंने नहीं किया, मैं जयपुर में रहा हूँ, जयपुर में प्रैक्टिस की है, और कभी कभी कुछ केसेस लगते थे, रेवेन्यू के काम भी मैं करता था, तो अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड में आया हुआ हूँ, और ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं कहीं घूमा फिरा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब आप पूरे राजस्थान में घूम लीजिए, मान लो आपको एडीजे बना दिया गया तो उन्होंने कहा साहब जब बना देंगे तो फिर घूम लेंगे। तो उन्होंने फिर एक प्रश्न और पूछा, अच्छा ये बताओ कितना कमा लेते हो।
तो उन्होंने कहा साहब 15-20 हज़ार रुपये में प्रैक्टिस में कमा पाता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कभी कमाई नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यही प्रश्न किसी दूसरे को भी पूछा जाता तो वो तो कहता साहब मैं तो 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ, चाहे वो ना होती। तो ये कहीं ना कहीं आपके भीतर के ईमानदार व्यक्तित्व को बताता है। आप बता दीजिए उसमें क्या हो गया। अब जैसे उनसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अंग्रेजी में पूछे तो उन्होंने तत्काल कहा सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो बोर्ड उनके इस स्वभाव से ये नहीं हुआ कि नहीं इसे कुछ आता नहीं है, लेकिन उसकी स्पष्टवादिता, उसकी ईमानदारी, इसका वो कायल रहा। ऐसे ही मैंने कहा कि अहंकार, तो अहंकार की स्थिति क्या है? अहंकार की स्थिति ये है कि एक और व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि आप सेशन जज हैं और किसी अधिकारी को आपने बुलाया है, समन किया है और वो नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा साहब एक मौका और देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक मौका क्यों देंगे, आप सेशन जज हैं, आप के सामने मामला ऐसा है जिसमें जनभावना पीड़ित हो रही है और जनभावना की इच्छा है कि वो तत्काल उपस्थित हों। तो यहाँ दो उत्तर हो सकते थे। उन्होंने कहा साहब इमीडिएट मैं ये कहूँगा और उसको अरेस्ट करके बुला लूँगा। तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा साहब क्योंकि वो अधिकारी हैं, एक मौका और दिया जाना चाहिए, उन्हें पुनः सम्मन के द्वारा बुलवाने की कोशिश करेंगे और संभव है कि मेरा पीए भी जो होगा कोर्ट का, तो वो भी उन्हें फ़ोन करके कह देगा कि कोर्ट में आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। मतलब सहज, न कि ये कहना नहीं नहीं साहब हम उन्हें अरेस्ट करके बुला लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अन्यथा आपके उस अहंकार को बताता है कि नहीं आप तो इस पद पे आ जाएंगे, इस ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे तो पता नहीं जाने क्या क्या करेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ऑफिसर्स पसंद नहीं करते, क्योंकि जो चयन करने वाले लोग हैं वो भी तो ऑफिसर ही हैं। फिर एक स्वाभाविक प्रश्न और होता है कि इस सेवा में क्यों आना चाहते हो। तो उसमें कोई बड़ी बड़ी डींग नहीं हाँकनी है। ये नहीं कहना है कि इस सेवा में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, राष्ट्र सेवा करना चाहता हूँ और अपराधियों को दंडित कराना चाहता हूँ, सरकार को अच्छी अच्छी ओपिनियन देना चाहता हूँ। ऐसे कुछ भी ज़्यादा नहीं कि क्योंकि मैंने लॉ किया और लॉ में जो जो कैरियर बन सकते हैं, क्योंकि आप कैरियर के ही रहे, आप जीवन में करेंगे क्या वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैरियर के लिए आ रहे हैं, उस चीज़ को किसी अन्य अपनी उत्साही बातों से या बोर्ड को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। एडवोकेट बन सकते थे, आप एज एन एडवोकेट काम कर सकते थे, उसमें क्यों नहीं गए? तो ये प्रश्न हो सकते हैं। तब आप उन्हें बता सकते हैं कि एडवोकेसी एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन मेरी सरकारी सेवा में आने की इच्छा है और जैसा कि मेरा नेचर है उसमें मेरे लिए सरकारी सेवा ज़्यादा सुविधापूर्ण प्रतीत होती है। तो ऐसा कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते साहब वकालत चलती नहीं है इसलिए आना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है ना? आपसे रुचि के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपकी रुचि क्या है। तो जो भी आपकी रुचि है, रुचि या हॉबी, कोई भी हॉबी आप बता सकते हैं। जब आप हॉबी बता रहे हैं तब वो होनी चाहिए। जैसे एक ने कहा मैं खाना बनाना जानता हूँ, मेरी कुकिंग है हॉबी। अब कुकिंग कभी की नहीं तो उन्होंने कुकिंग में थोड़ी मेरे से बनवा के देखेंगे। अरे भाई बनवा के तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो पूछ सकते हैं
कि अच्छा ये बताओ कि ये वाली सब्ज़ी बनानी है या ये चीज़ बनानी है तो इसमें क्या-क्या पहले डालोगे? अब अपने को पता ही नहीं है, उसका ऑर्डर ही नहीं पता, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो रुचि के संबंध में स्पष्ट रखें। मान लो आपकी किसी खेल में रुचि है, आप कहते हैं क्रिकेट में रुचि है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कितने हमारी पिच की लेंथ होती है, क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब हमने वैसे ही अपनी कोई रुचि बना ली है तो बात अलग है। रुचि जब होती है तो उसके संबंध में लगभग सारी जानकारियां किसी भी व्यक्ति को होती हैं, क्योंकि हमारे जीवन के प्रोफेशन और व्यवसाय से भिन्न होती हैं हमारी रुचियां। ठीक है ना। तो रुचि, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है इन सारी चीज़ों का, जो 2 लेक्चर आपने देखे, उनमें वो है कि इन सारी चीज़ों का अभ्यास कैसे किया जाए। क्योंकि ये बातें तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपसे कहा जाए भाई हम आपको कार चलाना सिखा रहे हैं और कार का लिखा हुआ सब कुछ बता दिया, तो उससे कार नहीं चलती है। कार तो चलेगी अभ्यास से, जब आप अभ्यास करेंगे। तो दिन प्रतिदिन आपको अभ्यास का मौका मिलता है। जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ सोचें कि ये मेरा मानो इंटरव्यू ले रहा हो, वो भी तरीका एक अच्छा है। दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर भी इंटरव्यू किए जा सकते हैं, वो भी अच्छा है। कहीं किसी स्थान पर मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी चल रहे हैं। राज्यस्थली पे चल रहे हैं तो आप राज्यस्थली के मॉक इंटरव्यू में ज़रूर जाइएगा। आप बाहर के रहने वाले हैं तो आप 10-15 दिन यहाँ आके रुक के उन इंटरव्यूज़ की तैयारी करिएगा, क्योंकि वो एक अभ्यास है, उससे आपका सुधार होगा। जो यहाँ इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं उनकी एक सीडी भी बनती है, वो आपको तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। और सब आजकल मोबाइल पे इतनी अवेलेबिलिटी है कि मोबाइल पे पहुँच गई, आप मोबाइल पे देखिए ये मेरा इंटरव्यू है, ऐसे लिया गया, ऐसे मैंने बोला और ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आप काम करने हैं और ऐसे आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है। परीक्षा कोई भी हो, लास्ट की हो, प्रथम हो या मुख्य परीक्षा हो, परीक्षा परीक्षा होती है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हल्की है, बस इंटरव्यू में तो कुछ नहीं, तो कम मार्क्स की, तो नहीं, परीक्षा परीक्षा होती है। पूर्ण शक्ति से, पूरे प्रयास से ये काम करना है। ठीक है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चीज़ें बताई गई हैं उन सारी चीज़ों को आप तैयार कीजिए और कोशिश करिए वीडियो को संभव हो तो दो बार तो कम से कम देखिए, जिससे कि आपको पता रहे कि इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और इन चीज़ों का सुधार कैसे। क्योंकि सिलेबस डिस्कशन में मैंने कोशिश की थी कम से कम करूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा चल जाता, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में उतर जाता, तो सब्जेक्ट में उतरने के बाद तो फिर वो प्रोविजंस में चले जाते, फिर वो और लंबा हो जाता। यदि संभव हुआ तो उसकी कोई इस तरह के वीडियोस बन सकते होंगे तो बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। आप इसका जो भी प्लान बताया गया है उसकी तैयारी करें, उसका यूज़ करें।